हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एनुलर कूलर का क्वेश्चन शेयर किया था, तो उस क्वेश्चन में 3 को क्वेश्चन जो है 9, 11 एंड 20, तो वो तीनों क्वेश्चन का मैं आंसर देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो देखते रहिए। तो 9 नंबर जो हमारा क्वेश्चन था कि अगर हम लोग पैलेट को क्लीन डिस्चार्ज के बाद ही अगर DRI प्लांट में भेज देते हैं तो वो हमारा क्या होगा। तो जनरली क्या है ना, हमारा अगर पैलेट क्लीन डिस्चार्ज के बाद ही हम लोग उसको DRI प्लांट भेजते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा फाइन्स जनरेशन होगा, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि कूलर डिस्चार्ज का जो CCS है और क्लीन डिस्चार्ज का जो CCS है, दोनों में बहुत अंतर है। इसमें अगर क्लीन डिस्चार्ज में अगर मेरा 60 से लेके 100 तक भी आ रहा है और कूलर डिस्चार्ज के बाद वो हमारा 200 से लेके 220 तक आ जाता है। अब कूलर डिस्चार्ज में उतना ज़्यादा क्यों बढ़ता है CCS? क्योंकि कूलर में हम लोग जैसे उसको मतलब क्लीन डिस्चार्ज के बाद अगर हम लोग उसको नॉर्मल एटमॉस्फेयर में ला रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, एकदम सडनली एकदम शॉक हो जा रहा है। तो शॉक होने के कारण उसमें उतना ज़्यादा टेम्परेचर, उसमें उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है ही नहीं, उसको उतना लॉन्ग टाइम हीट मिला ही नहीं जितना उसको मिलना चाहिए था एक सर्टेन टाइम। लेकिन कूलर में हम लोग जैसे डालते हैं तो कूलर में ऐसा ही नहीं है कि कूलर में जाते ही वो ठंडा हो जाता है। कूलर का जो जोन वाइज पार्ट है उसमें भी एक सफिशिएंट स्ट्रेंथ जनरेट के लिए एक हीट रहता है, वो उसमें उसका भी एक इंटरनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड होता है जिससे उसका CCS बढ़ता है। ऐसा अगर नॉर्मल एटमॉस्फेयर में वो आ जाएगा तो उसमें सडनली उसको एक थर्मल शॉक लगेगा। थर्मल शॉक के कारण उसमें फाइन्स जनरेशन और भी ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको हम लोग क्लीन डिस्चार्ज के बाद DRI में नहीं भेजते। अगर भेज देते हैं तो क्या होता, हमारा DRI जो प्लांट है उसमें स्पॉन्ज आयरन जैसे ही बनता है तो स्पॉन्ज आयरन हमारा जो है बहुत ज़्यादा पोरस होता है, तो बहुत ज़्यादा पोरस होता है। ऐसे भी अगर हम लोग पैलेट का अगर उतना स्ट्रेंथ जो हमारा रिक्वायर है 200 से लेकर 220 अगर नहीं बनाएंगे तो वो टोटली हमारा फाइन्स मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। और फाइन्स मटेरियल में अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, DRI का जो क्लीन है वो एकदम पूरा साइड में चिपक के एकदम रिंग फॉर्मेशन कर देगा। तो इससे क्या होगा, हमारा प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा हैम्पर होगा और हम लोग प्रोसेस को लॉन्ग टाइम चला नहीं पाएंगे। हमको बीच में ही रोक के शटडाउन लेके उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। इसीलिए क्वालिटी बहुत ही मेंटेन करना जरूरी। आशा करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का सवाल आप लोग को एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन था कि हम लोग नीचे से बॉटम से हम लोग कूलिंग एयर देते हैं, नीचे से कूलर का, तो बॉटम से हम लोग कूलिंग एयर देते हैं तो वहाँ पे हमारा जो पैलेट कार लगा रहता है, तो पैलेट कार में छोटा छोटा बहुत सारा छिद्र रहता है। तो वो छिद्र का जो है 4 mm का गैप होता है। वो 4 mm का गैप से हमारा जो कूलिंग एयर है वो कूलिंग एयर पास होके पैलेट के अंदर से जाता है। पैलेट हमारा यहाँ पे स्फेरिकल शेप का है, तो पैलेट स्फेरिकल शेप का होता है, तो इसीलिए क्या होता है, इजीली गैप मिल जाता है एयर पासिंग होने के लिए। एयर पासिंग होने के लिए गैप मिल जाता है तो वो क्या होगा, बढ़िया से हमारा कूलिंग भी होगा और कूलिंग होने के बाद जो हमारा एयर एब्जॉर्ब करता है हीट को, वो हीट को हम लोग क्या करते हैं, रिकवर करते हैं। इसीलिए वहाँ पे हमारा डकलाइन लगा रहता है। उस डकलाइन से हम लोग उस हीट को TG पे वापस रीयूज करते हैं एंड क्लीन में भी हमारा रीयूज करते हैं। इसके बाद हमारा जो 20 नंबर का क्वेश्चन है कि इस प्रिंसिपल में हमारा कूलर काम करता है। तो सिंपल सा हमारा जो कूलर का प्रिंसिपल है वो है हमारा हीट एक्सचेंज का प्रिंसिपल है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, हीट लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज द हीट गेन्ड बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि हमारा हीट एक्सचेंज मतलब अगर कोई ठंडा वस्तु अगर गर्म वस्तु का कांटेक्ट में आता है तो गर्म वस्तु से हमारा ठंडा वस्तु की तरफ क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा।
और ठंडा वस्तु गर्म वस्तु से हीट लेगा। ठीक है, एक देगा और एक लेगा। ओके। और एक भाई ने क्वेश्चन किया है कि बॉलिंग डिस्क 1 मिनट में कितना राउंड घूमता है। तो भाई ये टोटली डिपेंड करता है बॉलिंग डिस्क का जो मोटर लगा हुआ है उस मोटर का आरपीएम एंड गियर बॉक्स में। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर हमारा मोटर का आरपीएम 1440 है, 1440 यानी रिवोल्यूशन पर मिनट अगर 1440 है और गियर बॉक्स का रेशियो हमारा 25:1 है, तो यहाँ पे हमारा बॉलिंग डिस्क का जो आरपीएम है वो होगा हमारा नियर अबाउट 58 रिवोल्यूशन पर मिनट। मतलब 58 बार वो टोटली 1 मिनट में घूमेगा। ओके।